हरियाणा में जो सियासत बदलने की हवा चल रही थी वह अब बवंडर में तब्दील हो चुकी है। और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से अपनी संकल्प यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े गढ़ अहिरवाल से लेकर जीटी रोड के बेल्ट तक जिस तरीके से वो सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं, इतना तो अब तय है कि तख्ता पलटने वाला है 8 तारीख तक। और उससे भी बड़ा एक मुद्दा है कि अब देश के गृह मंत्री सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच हुड्डा और सैलजा को एक करना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था राहुल गांधी ने किया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने उन दोनों को एक साथ एक ही मंच पर दोनों का हाथ पकड़वाकर एक यूनिटी का इंसिनुएशन कर दिया, एक इशारा कर दिया कि वो साथ में है। और ये इशारा काफ़ी है बीजेपी को हिलाने के लिए, दलित वोट और जाट वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, जो इस बार कांग्रेस को लगभग 40% से ज़्यादा वोट दिलवाने वाली हैं। और इन मुद्दों के साथ इन सारे जो चुनावी जो अप्रोच हैं, इसके बीच एक और चीज़ एक्सपोज हो चुका है। वो है कि जितने भी छोटे पार्टी थे, दल बदलू, जितने भी छोटे छोटे अलायंसेस थे, जैसे कि INLD बोले, JJP बोले, मायावती बोले, उन सब का चेहरा अब एक्सपोज हो चुका है। टक्कर सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और मेरे सूत्रों से माने तो सर्वे यही बता रही है कि 60+, मैंने आपको लगभग एक महीना पहले बता दिया था कि 62 सीट्स, 60 to 62 सीट्स कांग्रेस जीतने वाली है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी के घर को घेरा है, ये बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका खुद का जो सेल्फ एग्जल्टेशन वो किस लेवल पर है। और उसी बीच उन्होंने अदानी को जिस तरीके से घेरा, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी। आप लोग जमीन खरीदते हो, किसी के पास जाते हो, कहते हो भाई जमीन खरीदनी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते हो, वो आपको जमीन देता है, होता है ना, करते हो। अदानी जी को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। अदानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। अदानी को कोई कंपनी अच्छी लगती है, कहता है भैया बंबई का एयरपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, चलो दो मुझे, मोदी जी बंबई का एयरपोर्ट पकड़ा देते। पूरा का पूरा काम 20-25 अरबपतियों के लिए किया जा रहा है। उनके लिए कुछ भी करा जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, पोर्ट दिए जा सकते हैं। आखिरी कुछ घंटे के अंदर, अब अगर 48 घंटे के अंदर अगर बीजेपी कोई एजेंडा नहीं सेट कर पाई तो बीजेपी का 20 पार करना भी मुश्किल अभी लग रहा है। अभी के अगर जो करंट परिस्थिति है, एंटी इनकम्बेंसी अपनी चरम सीमा पर है। और मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से स्टेज पर जा जाके बुरे व्यवहार दिखा रहे हैं, एरोगेंस दिखा रहे हैं, उससे तो बीजेपी की डूबती नैया और डूब गई है। और उसी बीच अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, ये दोनों हरियाणा से गायब है। ये इससे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड चीज़ आज तक देखने को नहीं मिला है। क्योंकि हरियाणा में जहां अमित शाह हमेशा बैठ जाते थे घर बनाकर, पिछले 2 इलेक्शन के बारे में अगर हम देखे जाए तो इस बार वो वहां पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो इससे ये चीज़ तय हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी ने कुछ हद तक अब अपने परिस्थिति को सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब आखिरी दिन तक बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैंने अभी भी बता रहा हूँ कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। और कांग्रेस को अकेले दम पर 62 क्रॉस करना ही होगा, 65 क्रॉस करना ही होगा, तभी जाके वो एक सेफ सरकार बता सकते हैं। वरना हमें पता है हम हिमाचल में क्या हो रहा है, कर्नाटका जैसी सरकार बनानी पड़ेगी। और इसके लिए अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। दलित वोट कंसोलिडेट होंगे या जाट वोट कंसोलिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ, इलेक्शन के टाइम पर जैसे हुए थे 68% के करीब। तो वो दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के ऊपर अब हरियाणा का इलेक्शन का चुनाव बचा हुआ है। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।